नमस्कार, आया हूँ आपके साथ रमेश मेघवाल। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो सरगर्मियां बिल्कुल तेज नजर आ रही है, तो वहीं लगातार सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सभी दावेदार भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दोनों पार्टियों के सभी दावेदार जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान खींचते हुए आकर्षित करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत जो एक ग्रामीण इलाके से आती है और एटा सिंगरासर आंदोलन से मुख्य तौर पर नाता रहा है इस शख्सियत का। और आज उस शख्सियत से आप मुलाकात कराना चाहेंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहन जी पूनिया। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं और आज इनसे जानेंगे मुख्य तौर पर क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनका एजेंडा है। तो मोहन जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। और मैं धन्यवाद देता हूँ चैनल को कि आपने मुझे इसमें साक्षात्कार के लिए उपयुक्त समझा। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ छठी क्लास लेके 11वीं क्लास तक सूरतगढ़ में पढ़ाई की। उस समय मेरे टाइम में 11वीं क्लास की शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा। और यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए बीकानेर कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। उस समय से मैं आज तक जनता के हर वो सरोकार के काम और संघर्ष मेरी उसमें समय समय पे अनुकूल भूमिका रही है। जहाँ जहाँ भी मुझे उपयुक्त समझा, मैंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और सने सने जिस तरह से समय निकलता गया और जैसे जैसे वो समस्याएं आती गई, चाहे वो छात्र संघ की समस्याएं थी, स्कूलों की, कॉलेजेस की, या संभाग स्तर पे कोई चिकित्सा की, या नहरों की, या मजदूरों की, या विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के, जो आज हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय नाम से जो विश्वविद्यालय संचालित है, वो कभी बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम से हमारी मांग उठी थी। और मेरे द्वारा उसका एक संघर्ष समिति बना करके मुझे उसका पूरे 110 कॉलेजों का संयोजक बना करके उस संघर्ष समिति के बैनर तले मैंने इस मांग को उठाया और आंदोलन किया। और उसका परिणाम ये रहा कि बीकानेर को बीकानेर विश्वविद्यालय मिला, जिसमें संगरिया से लेकर के नौर भादरा से लेकर के और उधर गंगानगर के अंतिम छोर तक के विद्यार्थी इस महाराजा गंगा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय से मैंने छात्र राजनीति से शुरू करके, और बीकानेर में मैं पार्षद का नगर निगम का चुनाव जीत करके, और वो चुनाव भी ऐसी परिस्थितियों में जीता। जिस वार्ड से मैं चुनाव जीता वो 60 वर्षों में, जिस समय मैं जीता उसमें 60 वर्ष लगभग हो चुके थे। उस वार्ड से कभी बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी। पहला मैं उम्मीदवार था बीजेपी का, मोहन पूनिया, जो वहाँ से चुनाव जीत करके और नगर निगम में गया और वो सीट भाजपा की झोली में डाली थी। उस बात को देखते हुए राजस्थान भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे नगर निगम बीकानेर का नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दे करके और एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उस जिम्मेदारी पे मैं खरे उतरते हुए पूरे बीकानेर शहर और इस संभाग की प्रत्येक उस आम आवाम की समस्या को उठाया। और उसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़ा, चाहे मुझे लाठियाँ खानी पड़ी, चाहे गोलियों का सामना पड़ा। मैं 2-3 बार जेल भी गया जनता के कामों के लिए, जिसमें कच्ची बस्तियां तोड़ने का प्रकरण था, या विश्वविद्यालय, या फीस वर्दी, या अन्य कॉलोनियों को, या कच्ची बस्तियों आबादियों को तोड़ने का विषय था, या खान पे आबाद लोगों को उठाने का विषय था, या फिर उसके बाद एटा सिंगरासर माइनर की मांग को लेकर के की जा रहे आंदोलन, चाहे पवन शर्मा प्रकरण था, जो एक टोल कर्मी था, जो टोल पे काम करने वाला एक ब्राह्मण समाज का लड़का था, जिसका काम तो केवल और केवल टोल नाके पे एक प्रहरी के रूप में था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसका ड्राइवर के रूप में उसको दूर दराज भेज करके कुछ सामान लाने के लिए भेजा। वो बिल्कुल ही अनाड़ी था और उसका व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ और वो अपना प्राण न्यौछावर कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका ये हाल हुआ कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त कर लिए एमबीएल कंपनी ने, और उनके घर वालों को बिना किसी कुछ दिए उसकी बॉडी को सौंप चुके थे। लेकिन हमने उसको आंदोलन करके और 32.5 लाख रुपए पवन शर्मा के परिवार को दिलाया। वो मेरा एक सबसे बड़ा सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक मैं बड़ा परिणाम मानता हूँ, या मुझे एक संतुष्टि मिली कि मैंने इस इलाके में कुछ न कुछ किया है। क्योंकि एक गरीब परिवार था, उसके कमाने वाला घर में वही था, और उसको भी नियति के क्रूर हाथों ने छीन लिया, और टोल कंपनी ने उनको कुछ देने की बजाय उनको ठगाने का प्रयास किया। लेकिन हमने उसके लिए संघर्ष किया, मेरी टीम ने और सब इलाके के लोगों ने मिलकर के उस परिवार को एक बड़ा राहत पैकेज दिलाया। ये सबसे बड़ा काम मैं मानता हूँ। उसके अलावा समय समय पे जो भी मेरे पास जिस काम के लिए भी, चाहे छात्र आया,
नौजवान आया, मजदूर आया, किसान आया या कोई मरीज़ आया हॉस्पिटल संबंधी, उन सब की मैंने सेवाएँ व्यक्तिगत रूप से खड़े रह कर के की है। और चाहे पुलिस प्रशासन का काम था या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उत्पीड़न था, हमने उसका पुरज़ोर तरीके से विरोध किया। और उसी बेस पे मैं अपने आप को इस इलाके के लिए ये मानता हूँ। फिर मेरी जन्मभूमि टिबा क्षेत्र का गांव देईदासपुरा है। मैं इस नाते भी इस इलाके में अपने आप को इस इलाके का मानता हूँ, इसका बेटा, इसका भाई, इसका एक प्रकार से मैं यूँ मानता हूँ कि मैं इस इलाके के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान के 12-13 जिलों में घूम करके काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समय समय जो दायित्व दिया, मुझे विजयनगर का प्रभारी बनाया प्रदेश नेतृत्व ने। नगर पालिका चुनाव 2020 में मैंने वहाँ बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ भाजपा का बोर्ड बनाया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों भाजपा के बनाए। उसके बाद मुझे सरदासर में प्रभार दिया गया, प्रदेश की तरफ से प्रभारी लगाया। मैंने वहाँ भी डट कर के काम किया और वहाँ के मजबूत नेता कांग्रेस के भंवरलाल जी शर्मा जो स्वर्गवासी हो गए, उस इलाके में ज़्यादातर लोग असफल रहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसलिए सफल मानता हूँ कि उस इलाके में, उस नगर पालिका सरदासर में हमने बहुत कड़ी मेहनत करके और जीत के करीब पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने अपने दाव पेच से वो बोर्ड उनका बन गया। लेकिन हमारा वार्ड पार्षदों के निर्वाचन में या जीत में कोई ज़्यादा बड़ा फासला नहीं रहा था, 2-3 सदस्यों का अंतर रहा। उसके बात को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जोधपुर जिले की ओसियाँ विधानसभा क्षेत्र में आने वाली ओसियाँ पंचायत समिति का प्रभारी बना करके भेजा, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़े दिग्गज खांटी किसान नेता परशुराम मदेरणा की पोत्री जो वहाँ से विधायक है, उस इलाके में भी संभावना नज़र नहीं आ रही थी भाजपा को, हमारे दल को, कि वहाँ हम कैसे कामयाब हो पाएंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के पूरे भरोसे पे मैं खड़े उतरने का प्रयास की ललक लेकर के वहाँ गया और मैंने जी तोड़ मेहनत की वहाँ के सभी समाजों के लोगों को, और सोशल इंजीनियरिंग करते हुए सबको साथ लेकर के हमारा टिकट वितरण अच्छा रहा। और उसके बाद हमने प्रधान के उम्मीदवार का चयन बढ़िया किया और उप प्रधान का चयन भी अच्छी तरह से करके दोनों प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन भाजपा का करवाया। और मुझे संतोष है कि मुझे जहाँ भी जिम्मेदारी दी, मुझे जहाँ भी कोई टास्क दिया, मैं उस पर खरा उतरा हूँ। और इस टास्क में भी ये मैं किसी का दिया हुआ टास्क नहीं मानता, मेरा स्वयं का स्वयं प्रेरणा स्वयं अनुशासन से लिया हुआ टास्क मानता हूँ। सूरजगढ़ विधानसभा का 2023 का जो मिशन है, मैं इसमें भी आपको आश्वस्त करता हूँ। और जो दर्शक, जो आपके हमारे शुभचिंतक देख रहे हैं, उन सबको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस 2023 के टास्क को भी पूर्ण करूँगा, अचीव करूँगा, यहाँ भी सफलता प्राप्त करूँगा। क्योंकि हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, वो ये रही है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिले, काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए। वो चाहे किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हमारी पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मौका दिया। इसी वजह से तो आज सतीश पूनिया जी जैसे लोगों को, जो ठेठ देहात के किसान परिवार से जन्मे आदमी को, एक इतने विश्व के सबसे बड़े संगठन का प्रदेश नेतृत्व सौंपा। और आज हमारे चित्तौड़ के सांसद जो सीपी जोशी जी हैं, वो बिल्कुल युवा हैं और चित्तौड़ के ग्रामीण इलाके के किसान परिवार से आते हैं। उनको भी ये जिम्मेदारी प्रदेश की सौंप करके और ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो किसी छोटे बड़े या किसी घरानों की परवाह नहीं करते हुए एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत बड़ा मौका दे सकते हैं, और ये दिया है। इसका उदाहरण आपके सामने नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके उदाहरण आपके सामने सतीश पूनिया जी हैं, इसका उदाहरण आपके सामने मनोहर लाल जी खट्टर हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किए हैं। और इसी उम्मीद के साथ और मेरे किए हुए कर्मों के बदौलत मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी मुझे सूरतगढ़ से ऐसा मौका देगी और मैं उस पर खरा उतरूँगा। मतलब पुनिया जी, आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो पार्टी है वो एक सही कार्यकर्ता व एक सही मतलब जो इसका हकदार है उस पर ही जो है वो मोहर लगाएगी? नहीं, मैंने तो खैर पूरे प्रदेश में ये देखा है, लेकिन विशेषकर जब अपन बात सूरतगढ़ की कर रहे हैं, तो सूरतगढ़ क्षेत्र में तो ये विशेषकर ऐसा हमेशा प्रयोग रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण हुआ है। और सर्वे के आधार पे ही यहाँ के वर्तमान विधायकों की भी टिकट काटी गई है, बार बार काटी गई है। बिल्कुल। वो इसीलिए मानता हूँ मैं कि सर्वे पे खरी उतरती है पार्टी, कि सर्वे के आधार पे टिकट देती है, तभी उनका सर्वे ऐसा सटीक बैठता है कि जो स्थानीय विधायक यानी सीटिंग को हटा करके और नए को सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं वो जीतता है, चाहे सरकार किसी की बने, सूरत का विधायक बीजेपी का बनता है। और वही उम्मीद और आशा लेकर के हम बैठे हैं कि हमारा भी काम। और एक सूरतगढ़ विधानसभा की विशेषता ये कि सूरतगढ़ विधानसभा 3 क्षेत्र में बटा हुआ है।
कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी एक क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसा है जो नाड़ी बेल्ट का बोलते हैं, हाँ तो जी, पूरी तरह सिंचित क्षेत्र संपन्न है। है। और दूसरा क्षेत्र जो आता है शहर का, जो शहर बिल्कुल ही व्यवसायियों का शहर है और वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और तीसरा सूरतगढ़ के बिल्कुल इंदिरा सर्किल से लेकर के और बीकानेर की सीमा तक, जिले की सीमा शुरू होती है, वहाँ तक सूरतगढ़ विधानसभा लगती है। वो एरिया बिल्कुल ही असिंचित क्षेत्र जिसको बोलते थे टीबा बेल्ट नाम से, वो टीबा बेल्ट भी ऐसा एक अग्रेसिव और जागरूक और राजनीति में रुचि रखने वाला और मुखर होकर के आगे आने वाला क्षेत्र है, जो राजनीति का बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान रखता है। बिल्कुल सर। उस इलाके के लोगों की हमेशा जो विचार रही है, जो विचारधारा थी या उनकी जो डिमांड या मांग रही, उसके अनुसार टिकट वितरण हुआ है। और वो आप पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब जब टीबा बेल्ट के लोगों ने जिस उम्मीदवार के बारे में साल भर पहले या 2 साल या 6 महीने पहले मुखर होकर के और आवाज़ उठाई है, समर्थन किया, उसको भाजपा ने अपनाया और टिकट दी है। वो आज बिल्कुल, टिबा बेल्ट मेरे साथ है। मैं टिबा बेल्ट से आता हूँ, दईदासपुरा गाँव है मेरा, बिल्कुल। सबसे बड़ी पंचायत है इस क्षेत्र की। और उस क्षेत्र के लोग आज मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं वहाँ का जाया जन्मा हूँ। वो मेरी कर्मस्थली रही है, मेरी जन्मस्थली रही है, इसलिए वहाँ के इलाके के लोगों का मुझे सहयोग और समर्थन है। ठीक इसी प्रकार से सूरतगढ़ के लोग, जो अधिकांश लोग जो बाहर की बस्तियाँ हैं, उसमें टिबा क्षेत्र के लोग ही आबाद हैं। चाहे ठेठार के परिवार यहाँ बैठे हों, कानौर के बैठे हों, एटा के बैठे हों, कानौर आपके ठुकराना के बैठे हों, सिंगरासर के बैठे हों, दईदासपुरा का बैठा हो, उस इलाके के प्रत्येक गांव से, हरदासवाड़ी का, बीरमाणा का, हरी सिंहपुरा का, कोमगढ़िया, सरदारपुरा, इस इलाके के लोग इस बाहर की बस्तियों में बैठे हैं। वो लोग मेरे पूरे परिवार पीछे से 7 पीढ़ियों से जानते हैं हमारे परिवार को। और उस नाते मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ पूर्ण आशीर्वाद है उनका और है। बिल्कुल मोहन जी, अब अंतिम सवाल रहेगा कि राजनीति के अंदर आपने बताया कि मतलब सूरतगढ़ की जनता पूर्ण रूप से आपसे सहमत है और आपको भी आपने भरोसा जताया है कि इस बार आप नेतृत्व करेंगे। लेकिन फिर भी राजनीति में एक आका होता है। आप राजनीति में किसे अपना आका मानते हैं और मुख्य तौर पर बात करें तो किस और आपका मतलब जो सहयोगी रहेगा? बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर राजनीतिक दल में ऐसी एक भावना बनती है लोगों की, या दूर से लोग देखते हैं, वो सोचते होंगे कि इस तरह के किसी न किसी राजनीति के सफल व्यक्ति का कोई न कोई आका होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें कभी कोई न तो किसी को अपना मातहत मानता, न कोई अपना चेला मानता या अनुयायी मानता। वो एक सबको बराबर का कार्यकर्ता मानते थे। हमारे कितने बड़े नेता हैं, कितने शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग भी, कई ऐसी बैठकें मैंने देखी है कि वो बराबर नीचे फर्श पे बैठ के मीटिंगें लेते हैं। लेकिन किसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हो, मंच की व्यवस्था करते हो, लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं कार्यकर्ता या नेता, वो बराबर समान रूप से सबको मानते हुए। इसलिए इस पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई बड़ा और कोई छोटा। हाँ, दायित्ववान होता है कुछ समय के लिए, वो दायित्व से मुक्त होते ही उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ वापस बैठते हैं। इसलिए इस जगह पे आका भी कोई इसमें है नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है कि आका होता है उसी को सफलता मिलती है। मोदी जी का कोई आका नहीं था। मोदी जी को जब भेजा उस समय तक उनके पास कोई दायित्व नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय तक उनके पास पार्टी में कोई दायित्व नहीं था। वो एक विचार परिवार में बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग में काम कर चुके थे और उनकी कार्यशैली और उनकी बेबाकी को देखते गुजरात भेजा था कि ये वहाँ के गुजरात के स्टेट को संभाल सकते हैं। उन्होंने बखूबी संभाला और वो देखो आपके सामने आज कि कितने वर्ष हो गए, 2000 आज 24 वर्ष हो गए गुजरात में भाजपा का शासन है। 18 वर्ष तक तो खुद रह लिए मोदी जी। तो ये एक जो लोगों के दिमाग में है कि कोई आका होता है तभी किसी को टिकट मिलती है या तभी उसको पद मिलता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अब हमारे यहाँ के प्रदेश नेतृत्व में सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका कोई आका नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ भाजपा में निर्णय होते हैं वो पूरा एक संगठन इकाई नीचे से लेकर के ऊपर तक उसका फीडबैक जाता है। सब उसका रिकमेंडेशन करते हैं कि ये बढ़िया है, ये कार्यकर्ता पार्टी में काम किया, उन्हीं को मौका मिलता है। हमारे यहाँ कभी आयात नहीं करते। और ये कांग्रेस का कल्चर रहा है या दूसरे जो दल है उनमें ये कल्चर या ये परंपरा रही है कि उनके आका अपने समर्थकों को नीचे से खींचते हैं। हमारे यहाँ तो छंटनी करते हैं कि कौन कार्यकर्ता कितने वर्षों से और कितना निष्ठावान है और कितना इसमें संघर्ष कर रहा है, उन लोगों को मौका देते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लगा हूँ, क्योंकि मैं मेरे कर्म के बूते, मेरे निष्ठा के बूते, इसलिए हमारा आका कोई भी नहीं है। हमारा संपूर्ण सामूहिक नेतृत्व जो है वो फैसला करता है और उन्हीं के भरोसे प्रत्येक कार्यकर्ता
एक टकटकी लगाए बैठा कि मैं जैसा करूँ। कई लोग ऐसे हैं जो चले गए जीवन में सब कुछ करके, वो कभी पद पे नहीं रहे, लेकिन है। जब गए तब तक मैंने ये देखा है, 80-80 वर्ष के बुजुर्ग लोगों ने मुझे कहा है कि हम बहुत संतुष्ट हैं बिल्कुल। कि हमने उन लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया, उनको वहाँ, यानी उनको संतुष्ट इस बात से है कि हमने फलाँ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने फलाँ व्यक्ति को विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया। इस बात से मैं भी संतुष्ट हूँ कि हम ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जिसमें कभी किसी को मौका मिल सकता है, सही है। इसलिए वहाँ आका की बात इसमें है नहीं। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मोहन जी पूनिया। मोहन जी पूनिया ने कहा है कि भाजपा पार्टी में कोई आका नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी है जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले उस कार्यकर्ता को है वो मौका देती है। और ऐसे कई उदाहरण इन्होंने बताए हैं, और इनका कहना है कि इस बार भी ऐसा ही उदाहरण सूरतगढ़ में देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो भविष्य की गोद में छुपा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां किस ओर अपना रुख बदलती है, और सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो लगातार चुनाव मैदान में है। लेकिन आने वाले समय में ये तय होगा कि पार्टी किसे नेतृत्व देती है और जनता किसे अपना मुखिया चुनती है। तब तक हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ। रमेश मेघवाल, सूरतगढ़।